गुड मॉर्निंग, मैं अनुपमा लाभे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेके आपके सामने हूँ। चलो तो आज हम लोग देखते हैं, जैसे हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखा है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। क्या फ़र्क है बताइए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बताता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से क्या होता है, बराबर है, उसका स्कोप कहाँ पे है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों है। जैसे इकोनॉमिक्स है, अलग अलग ये है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। आपने 11-12 से देखा हुआ है कि हर साल आपको अलग अलग नाम से इकोनॉमिक्स आया हुआ है। तो ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो बताता है कि उसका स्कोप क्या है, इसका यूज़ क्या रहेगा मैनेजर को। लेकिन ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट or who has a expertise knowledge in managing the affairs of the business, बराबर है। तो वो जो पर्सन है वो जो मैनेजमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है या उसमें जो एक्सपर्टाइज है, दैट पर्सन इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। समझ में आया। ईच एंड एवरी बिजनेस नीड्स अ पर्सन हु गाइड्स देम प्रॉपरली। अब गाइडेंस क्या है, सबसे ज़्यादा हमने देखा है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जब इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसे मैनेज करने के लिए भी यू नीड अ पर्सन हु इज इकोनॉमिस्ट, बराबर है। बाकी के इकोनॉमिस्ट में और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ये अंतर रहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मस्ट हैव एक्सपर्टाइज नॉलेज इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बराबर है। मैनेजमेंट को, बिजनेस मन को अगर उसकी कंपनी या अगर उसके बिजनेस एक्सपांड करना है या उसे जो क्राइसिस है उससे बाहर आना है, तो उसे जो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, दैट पर्सन इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। समझ में आया। तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कौन है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके जो सॉल्यूशंस देता है, या पहले ही फ्यूचर को एंटिसिपेट करके अकॉर्डिंगली ही गाइड्स द मैनेजमेंट टू फ्रेम द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, इज द पर्सन हु इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। ठीक है। तो कौन है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट? वो ऐसा एक व्यक्ति है जो कंपनी को उनका बिजनेस अच्छे से चलाने में या जो अभी बैकफुट पे आया है उसे फिर से आगे ले जाने में जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है उसी को कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। तो क्या रोल हो सकता है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का? लेट अस सी वन बाय वन। ठीक है। वैसे तो उसका बहुत बड़ा स्कोप है, उसे इंटरनल मैटर्स को भी कंसिडर करना है, एक्सटर्नल मैटर्स को भी कंसिडर करना है, लेकिन हम लोग अभी देखते हैं कि वो कौन से रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है। डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, व्हाट इज डिमांड एस्टिमेशन? देखिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ठीक है। अगर डिमांड को आपने प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं किया, फोरकास्ट नहीं किया, तो क्या होने वाला है? आपको वैसे भी मालूम है इकोनॉमिक क्या कहता है, प्रॉपर यूज़ और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, बराबर है। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है जो भी रिसोर्सेज आपने वहाँ पे एम्प्लॉय किए हुए हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए तो ये जो डिमांड है आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है, यू हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, बराबर है। डिमांड आपको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू प्रोड्यूस और यू हैव टू फ्रेम योर प्रोडक्शन पॉलिसी। जब ये प्रोडक्शन पॉलिसी आपको फ्रेम करनी है देन यू नीड्स डिफरेंट रिसोर्सेज, बराबर है। और ये रिसोर्सेज जब आप लेते हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जब हम लोग कहते हैं, और सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस जब हम लोग बोलते हैं, तो क्या होना चाहिए? योर डिमांड शुड बी प्रॉपर। अगर डिमांड ही प्रॉपर नहीं होगी, आपने ओवर एस्टिमेशन दे दिया है डिमांड का, तो अकॉर्डिंगली यू विल फ्रेम योर प्रोडक्शन पॉलिसी, और प्रोडक्शन पॉलिसी यू आर unnecessarily investing more capital in your production policies, बराबर है। आप क्या करोगे? You are dumping your
बजट और यू आर डंपिंग योर फाइनेंस। क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपने डिमांड एस्टिमेशन प्रॉपरली नहीं किया है। तो डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग इज द मेन रोल विच इज प्लेड बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब ये डिमांड फोरकास्टिंग किसके ऊपर बेस्ड रहता है? पास्ट जो आपके एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, जो करंट सिचुएशन चल रही है वो, और मार्केट में सिचुएशन क्या रहेगी, उससे पूरा का पूरा रिसर्च जो है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट लेता है और उसे एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड्स व्हाट विल बी द डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट इज डिमांड एस्टिमेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ये शॉर्ट रन में भी होती है, लॉन्ग रन में भी होती है, बराबर है। तो सेकेंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस और सेल्स फोरकास्ट टू प्रोवाइड फोरकास्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट एंड बिजनेस कंडीशंस बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस। फिर से देखिए, हम इसे टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस और सेल्स फोरकास्ट। देखिए, आगे जाके हमारा बिजनेस क्या होगा, हमारा सेल्स कितना बढ़ सकता है, या तो आपने तय किया है कि मुझे मेरा ये टारगेट है, आई वॉन्ट टू सेल दैट मच अमाउंट और आई वॉन्ट टू टेक दैट मच शेयर इन द मार्केट, बराबर है। आप क्या डिसाइड कर रहे हो? डिमांड फोरकास्टिंग एक तो करते हो, या तो फिर आप कहते हो कि इतना मेरा सेल्स होगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम योर पॉलिसी। जैसे कि आपने कहा है कि नहीं, इतना ये मार्केट है और मेरा शेयर जो है मार्केट का वो कम से कम इतना तो भी होना चाहिए। तो दैट इज क्या हो गया, आपने ये जो अपने बिजनेस को प्लान बनाया हुआ है, मुझे इस बार मार्केट से इतना शेयर लेना है, तो आपने इसे क्या करना है आपको, ये जो सेल्स फोरकास्ट ये किस बेसिस पे आपने किया है, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, उस हिसाब से आपने क्या एस्टिमेट किया है, यूर सेल्स यू आर एस्टिमेटिंग किया। ठीक है, जब ये होता है टू प्रोवाइड फोरकास्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट एंड बिजनेस कंडीशंस। चेंजेस इन कॉस्ट, चेंजेस इन कॉस्ट मीन्स इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज। कॉस्ट चेंजेस का मतलब होता है कि कॉस्ट जो है आपकी वो इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस, बराबर है। जो मार्केट कंडीशंस है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, या हो सकता है, देखिए कॉस्ट कब कम होती है, व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड, बराबर है। हाउ सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड, अगर कोई न्यू एंट्रेंट्स आ गए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाया हुआ है, या तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है जिसके वजह से फॉरेनर्स यानी इंपोर्ट्स भी आपके यहाँ पे इजीली आ रहा है, एंड दिस वे यूर सप्लाई इज इंक्रीजिंग। अब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इट्स प्राइस विल बी डिक्रीज, बराबर है। तो जो आपको प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्ट लग रहे थे वो अगर आपको इजीली अगर कम रेट पे अवेलेबल हो रहे हैं तो ही क्या है, चेंजेस इन कॉस्ट एंड बिजनेस कंडीशंस। कॉस्ट डिक्रीज भी हो सकती है या तो इंक्रीज भी हो सकती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूल की प्राइसेस क्या होती है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बराबर है। और जो फ्यूल बेस्ड जो होगा उसके ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट रहेगी वो भी कैसे रहने पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरी जो इसकी कॉस्ट है, जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मेरा बजट अब कैसा हो गया है, जो पेट्रोल की वजह से अभी उसके ऊपर जो मेरा बजट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, मैंने वो एस्टिमेट नहीं किया हुआ होगा तो, और मैंने अकॉर्डिंगली मेरे बाकी के खर्चे अगर बनाए हुए होंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका, मुझे कहीं ना कहीं तो भी डेफिसिट आएगा। अभी ये इसीलिए बिजनेस को ये देखना जरूरी होता है कि कहाँ पे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसका बाकी उसके जो उन्होंने प्लानिंग किया है उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, एंड इसीलिए ही हैज़ टू प्रिपेयर हिमसेल्फ और ही हैज़ टू फोरकास्ट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग कॉस्ट ऑन इट्स सेल्स, बराबर है। और बिजनेस कंडीशंस भी चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस। अभी उसे इसलिए मार्केट रिसर्च करना जरूरी होता है क्योंकि
क्या है बिजनेस कंडीशंस, हमने पहले ही देखा है। हम लोग डायनेमिक सिचुएशन में रहते हैं, डायनेमिक मार्केट में रहते हैं, डायनेमिक कंडीशंस में रहते हैं, विच इज़ एवर चेंजिंग। बराबर है, आज जैसा है वैसा ही कल रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेस कंडीशंस किस तरह से चेंज होगी, एंड ये स्टडी करने के लिए यू हैव टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट पॉलिसीज। बराबर है, तो दिस इज द रोल ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। क्या देखा, सबसे पहले हमने डिमांड एस्टिमेशन भी देखा, सेकेंड इसमें हम लोगों ने डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग भी देखा, सेल्स फोरकास्टिंग भी देखा, और अभी हम लोग देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट सर्वे टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। पहले क्या देखा, डिमांड फोरकास्टिंग, फिर क्या देखा, सप्लाई फोरकास्टिंग। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मार्केट सर्वे टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। इन सभी के लिए, डिमांड एस्टिमेशन के लिए या डिमांड फोरकास्टिंग के लिए या सेल्स फोरकास्टिंग के लिए, यू हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट एंड यू हैव टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, एंड देन ओनली यू विल कम टू नो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। बराबर है, जैसे आपने मार्केट से इंफॉर्मेशन ली है हम लोग कभी भी देखते हैं, अगर मुझे कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं पहले मार्केट से इंफॉर्मेशन लेती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट के लिए अभी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। बराबर है, मार्केट में डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई जिसका कम है, इसी प्रोडक्ट को मैं जाना चाहूँगी। क्यों जाना चाहूँगी, ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मेरी प्रॉफिट मार्जिन कैसे होने वाली, ज़्यादा होने वाली है। लेकिन जब मैं ये मार्केट सर्वे करती हूँ तो मुझे ये भी देखना जरूरी है कि एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन क्या है। हमने बीच में देखा हुआ था जैसे कि बहुत सारे सिम कार्ड्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल थे। बराबर है, सिम कार्ड अवेलेबल थे और हर एक की कट थ्रोट कंपटीशन चल रही थी कि इसने ये दिया तो मैं वो देने वाला हूँ, उसने वो दिया तो मैं वो देने वाला हूँ। लेकिन तब जियो आया, जियो ने अपना शेयर जो है पहले ही तय किया, मुझे मार्केट को कैप्चर करना है। तो उन्होंने क्या, दे मेक और लूर द कस्टमर्स, क्या किया उन्होंने, अट्रैक्ट किया कस्टमर्स को। कैसे किया, उन्होंने ज़्यादा डेटा दिया, ज़्यादा टॉक टाइम दिया और प्राइस कैसे की, कम की। अब उन्होंने ये जब किया तो उन्होंने बहुत दिनों तक की ये स्ट्रैटेजी है या ये पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट की, और जो बाकी के लोग थे, जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए उसके ये पॉलिसी के वजह से। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट से बाहर निकल गए। और हमने एक बीच का ये भी दौर देखा कि हर एक के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिम था, जियो का। बराबर है, लेकिन ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। उन्होंने देखा कि कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो कितना सर्वाइव कर सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं, वो क्या नहीं दे सकते हैं, उसकी उन्होंने स्टडी की। और उसके बाद ही उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजी है, उसे फॉर्मुलेट किया। लेकिन फिर भी देखिए अभी फिर से क्या आ गया, अभी क्या है वो, वोडाफोन और आइडिया ने क्या किया है, कोलैबोरेशन में आए हुए हैं एंड दे आर कॉम्पिटिंग विद द जियो। बराबर है, जैसे मुझे पता चलता है कि अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो मैं अब क्या करती हूँ, धीरे धीरे अपने प्राइस बढ़ाती हूँ। लेकिन जब मैं प्राइस बढ़ाती हूँ तो लेकिन कोई तो होगा कि जो कोलैबोरेशन में भी आके मेरे साथ कॉम्पीट कर सकता है और करेगा। तो ये जो सिचुएशन है दैट मस्ट बी forecasted or must be forecast by the managerial economist, and accordingly he have to provide the guidance to the management. ठीक है, then analyzing the issues and problems of concerned industry. क्या होता है जो इंडस्ट्री है, do you know the meaning of industry? चलो मैं आपको बताती हूँ इंडस्ट्री क्या क्या होती है। जैसे ये है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये है समझ लीजिए टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर। ये जो अलग अलग सेक्टर है उससे क्या बनती है आपकी इंडस्ट्री। बराबर है, और हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने खुद के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। एनालाइजिंग द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्री। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इज फेसिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल।
बराबर है। अभी कैसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब फ्यूल की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो जो मैंने एक ये देखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, मैंने कई लोगों को देखा अभी साइकिल परचेस कर रहे हैं। अब साइकिल परचेस कर रहे हैं क्योंकि मुझे अगर पास में ही जाना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द मोपेड और यू मे से द बाइक। अभी मुझे उसका यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाना है, तो आई हैव द अल्टरनेटिव चॉइस, दैट मीन्स आई कैन यूज़ द बाइसिकल। बराबर है। जब मैं ये ऐसा करती हूँ, तो हु इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम? ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसे अल्टरनेटिव सोर्स देखना है, फ्यूल का अल्टरनेटिव सोर्स, और इसीलिए हमने देखा कि उन्होंने पहले ही फोरकास्ट किया कि अगर ऐसी ये बढ़ती गई और इंटरनेशनल प्रेशर भी देखा पोल्यूशन के वजह से, तो उन्होंने अभी कौन सी बाइक लॉन्च करने के बारे में देखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक मोपेड। बराबर है। तो ये क्या है? फोरकास्टिंग है कि आगे जाके ये फैक्टर्स जो है वो आपके इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाले, अफेक्ट करने वाले हैं, एंड दैट मस्ट बी एंटिसिपेटेड बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, एंड अकॉर्डिंगली ही हैव टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये है एनालाइजिंग द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्री, देन असिस्टिंग द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द फर्म, एंड अकॉर्डिंगली ही गाइड टू प्रिपेयर देयर प्लानिंग। क्या प्लानिंग करना है बिजनेस को कि अगर ऐसा होता है, अगर ये ऐसा अफेक्ट करता है, ये चेंजिंग सिचुएशन, इंक्रीजिंग कॉस्ट और कॉम्पिटिटर्स बहुत आ रहे हैं, कठोर कॉम्पिटिशन इफ दे हैव टू फेस, तो क्या करते हैं कि अब आपकी बिजनेस प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और वो फर्म ऐसे भी सिचुएशन में किस तरह से सर्वाइव हो सकती है, ये बताने का काम रहता है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का। Then advising on pricing, investment and capital budgeting policies. क्या है pricing, investment and capital budgeting? Pricing means what? मैंने आपको पहले ही कहा, cost price is different and pricing of the product is different. क्या होता है cost? क्या होती है cost? जो आप मैन्युफैक्चर करते हो उसके लिए एक्चुअली द कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग पॉलिसी में हमने क्या देखा है, इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स है जो हम लोगों को कंसीडर करने हैं। जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर ने अपने प्राइस मार्केट में क्या रखी हुई है, मुझे मिनिमम कितनी प्राइस लेनी ही है जिसके वजह से मैं अपना जो प्रोडक्ट है मार्केट में स्टेबल कर सकता हूँ, या फिर मुझे ये भी देखना है कि ये जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मेरा जो कैपिटल बजट है वो अकॉर्डिंगली मुझे किस तरह से फ्रेम करना है। जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे मैंने आपको कहा अल्टरनेटिव चॉइसेस रहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी विच विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स। तो किस में इन्वेस्ट करने से कितना मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा? अगर मैं ये सेक्टर में प्रोडक्शन है तो क्या वो मुझे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, या अगर मैं अपने दूसरे इसमें इन्वेस्ट करूँ तो उससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसे सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं, तो क्या मैं ये इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या वो दूसरे इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ये जो अल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज़ है ही हैव टू एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट, और फिर उसे बताना है कि ये बेस्ट पॉसिबल चॉइस क्या होगा, सिलेक्शन क्या होगा जिससे बिजनेस और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है। अल्टीमेटली द गोल ऑफ बिजनेस इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। बराबर है। Then building macro and microeconomic models of particular aspects of the firm's activity that are useful in solving specific business problems. देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन वो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, जो मैक्रो सिचुएशन में भी है मैक्रो में भी है। क्या होते हैं मैक्रो कंडीशंस एंड माइक्रो कंडीशंस? मैक्रो एट अ लार्ज, मैक्रो यानी हम लोग जिसे कहते हैं पार्ट, बराबर है। तो उसे पूरी की पूरी स्टडी करनी है सिचुएशन की, एट लार्ज भी करनी है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उस पार्ट की भी उसको स्टडी करनी है, एंड अकॉर्डिंगली ही हैज़ टू प्रोवाइड द गाइडेंस। बराबर है। तो क्या है, जैसे कि हम लोग ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ एट मैक्रो लेवल, और अगर हम लोग पर्टिकुलरली हमारे इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या होनी चाहिए ये सोच रहे हैं तो दैट इज़ माइक्रो लेवल।
बराबर है। माइक्रो और माइक्रो ये टर्म जो है वो बदलती रहती है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, लेकिन हो सकता है कि टोटल जो कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस दैट आर आल्सो considered at macro level, and industry in which you are carrying your business may be considered at micro। ठीक है, चलो तो अभी आगे देखते हैं डायरेक्टिंग इकोनॉमिक रिसर्च एक्टिविटी। उन्हें क्या करनी है? डायरेक्ट करना है फॉर टेकिंग मोर एंड मोर इकोनॉमिक रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी इसलिए लेनी है सो दैट जो उनके डिसीजंस जो होंगे वो टू द एक्सटेंट क्या होने चाहिए? करेक्ट। कोई भी एग्जैक्ट फोरकास्टिंग नहीं कर सकता है, लेकिन टू द एक्सटेंट यानी पॉसिबल एक्सटेंट वो कैसे होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू योर एस्टिमेशन होने चाहिए। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द इकोनॉमिक रिसर्च एक्टिविटी। बराबर है, इकोनॉमिक रिसर्च एक्टिविटी यानी फिर से you have to forecast what will be the situation, what is the situation and what was the situation, and you have to analyze this situation and accordingly suggest your management। ठीक है, and briefing the management on current domestic and global economic issues and emerging challenges। क्या होते हैं मैनेजमेंट? What the managerial economics has to do, he has to give briefing। briefing किस तरह की देना है कि करंट डोमेस्टिक क्या सिचुएशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, इमर्जिंग चैलेंजेस क्या होंगे, इसके लिए उसे पूरा का पूरा अपडेट रहना जरूरी होता है। डोमेस्टिक सिचुएशंस में पॉलिटिकल अफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके लिए पॉलिटिकल इश्यूज बनते जा रहे हैं। हर जगह पे रास्ता रोको या तो काम रोको, ये जो सब कुछ जो चल रहा है दैट इज बैडली अफेक्टिंग योर इकोनॉमिक अफेयर्स। बराबर है, कोरोना का भी देख लीजिए, कोरोना के वजह से कई बार हम लोगों को लॉकडाउन करना पड़ता है। सिंगल डे का लॉकडाउन जो है करोड़ रुपीस का जो है हमारा नुकसान कर रहा है। तो ये जो इश्यूज है दिस मस्ट बी briefed by the managerial economist। ठीक है, और फिर interpretation, analysis and reporting of current matters, upcoming development in business, government and foreign or global sectors। क्या करना है उससे? करंट मैटर्स को के बारे में, और उसने जो स्टडी की है ग्लोबल सिचुएशंस, ग्लोबल अफेयर्स की या फिर एक होम कंट्री की, ये जो उसने एनालाइज किया है उसका रिपोर्ट बनाना है, एंड दैट रिपोर्ट ही मस्ट हैव टू सबमिट टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द प्रॉपर डिसीजंस रिगार्डिंग द बिजनेस। बराबर है, तो ये पूरे के पूरे दिस इज ऑल द रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो उसे प्ले करना है, एंड ही हैज़ टू प्रोवाइड द प्रॉपर गाइडलाइंस टू द मैनेजमेंट, देन ओनली वी कैन से दैट the managerial economist is helpful to the business for its survival। समझ में आ रहा है? तो क्या हम लोगों को फिर से ब्रीफ करने की ज़रूरत है? नहीं, समझ में आ गया है पूरे की पूरी सिचुएशंस और उसका रोल। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।